किसी ने बहुत ही प्यारी चीज़ कही है, जब भी आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो या कुछ अच्छा आपको मिलने जा रहा है तो सबसे पहले आप ये कहें पहले आप। लेकिन जब आप कुछ सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं या कुछ आपकी लाइफ में कोई सिखाने वाला हो तो हमेशा कोशिश करें पहले मैं, बिकॉज आप एक अच्छा लर्नर बनिए। सबसे पहले आपको एक अच्छा लर्नर बनने की ज़रूरत है, क्योंकि जीवन में कामयाबी पाने के लिए एक अच्छे लर्नर की कैपेसिटी, क्वालिटी आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। सो इसी के साथ अच्छे से स्टडी कीजिए एंड मोटिवेटेड होकर अपने आप को हर चीज़ के लिए आगे रखिए कि मुझे ये चीज़ सीखनी है। सीखने में हमेशा आगे रहिए एंड कुछ पाने में हमेशा पीछे रहिए। सो वेलकम एवरीवन, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया फैमिली में। आई होप आप सभी लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे एंड अच्छे से अपने सारे कॉन्सेप्ट के साथ नोट्स बना रहे होंगे और मोटिवेटेड होके भी हमारी क्लासेस को देख रहे होंगे। और स्पेशली आपका मोटिवेशन बूस्टअप जो मैं रेगुलर अपनी क्लासेस में स्टार्टिंग में देती हूँ वो आपको अच्छा लग रहा होगा। सो कमेंट करके बताइएगा भी कि आपको कैसा लग रहा है, आप उससे आप कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। जो भी चीज़ है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर चल रहा है महासागरीय जल। काफ़ी कॉन्सेप्ट पे हमने डिटेल से डिस्कस किया, काफ़ी चीज़ों को हमने एनालाइज करके समझा और उसमें से जो भी हमारे पॉइंट्स थे हमने एक एक पॉइंट पे अच्छे से बात की। आज हम बात करेंगे जो लघु उच्चावच से जो स्थलाकृतियाँ बन रही हैं वो किस प्रकार से और कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। सो बात बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। अभी तक जो हमने देखा था महाद्वीपीय सीमा के आधार पर जो भी क्षेत्र बने, जिसमें आपकी महाद्वीपीय सेल्फ हो गई, महाद्वीपीय ढाल हो गई, खाइया हो गई और एक गर्त हो गए। गर्त में जिसमें सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, 6000 मीटर तक की गहराई पर ये क्षेत्र पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से समझ ली और मैंने जो आपको होमवर्क दिया था आई होप आपने वो कर लिया होगा, जिसमें हमने क्या कहा था कि जो भी आपके कॉन्सेप्ट बन रहे हैं आप एटलीस्ट 20 to 30 वर्ड्स उसमें एक्सप्लेन करें अपनी नोट्स में और उसको बार बार रिवाइज करें। इससे ही आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे और यहीं से आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। और कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है और विश्व का सबसे बड़ा सेल्फ कौन सा है वो भी आई होप आपने लिख लिया होगा। अगर याद हो गया है तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर भी डाल दीजिए। सो अब हम बात आज करेंगे उच्चावच की लघु आकृतियों के बारे में। लघु आकृतियों से आपका मतलब होता है जो छोटी आकृतियां बनती हैं। समुद्र में भी बहुत सारी छोटी छोटी आकृतियां बनती है, जैसे हमारे धरातल या महाद्वीपीय क्षेत्र में जो आकृतियां बनती है, जैसे छोटे टीले हो गए, छोटे स्थलखंडों के रूप में हमारी छोटी पहाड़ियां हो गई, छोटे छोटे पठार हो गए। ऐसे ही हमारे कुछ छोटी आकृतियां बनती है, वो कौन कौन सी हैं। ऊपर बताए गए महासागरीय अधः स्थल के प्रमुख उच्चावचों के अतिरिक्त कुछ लघु किंतु महत्वपूर्ण आकृतियां महासागरों के विभिन्न भागों में पाई जाती है। सबसे पहली है हमारी महाद्वीपीय महासागरीय कटक, जो कि हम समझ चुके हैं, फिर भी हम वापस अच्छे से समझ लेंगे। एक मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की दो श्रृंखलाओं से बना होता है जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किए गए होते हैं। यानी एक विशाल मार्ग होता है उसके बीच में, उस क्षेत्र से अलग किए हुए पर्वत श्रृंखलाएं जो पाई जाती है। दो पर्वतों के श्रृंखलाओं के बीच में जो अवनमन क्षेत्र होता है उससे जो दो पर्वत अलग होते हैं, एक जिसे हम कह सकते हैं संधि, जिसे हम कह सकते हैं जो दो पर्वतों को जोड़ती है वो आपकी संधि होती है और जो अलग करती है वो आपका अवनमन होता है। तो अवनमन से जो दो पर्वत अलग किए गए होते हैं उनके अंतर्गत महासागरीय कटक होते हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाई लगभग 2500 मीटर तक हो सकती है तथा इसमें से कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुंच सकते हैं। इसका उदाहरण है आइसलैंड है। इसका उदाहरण एक आइसलैंड है जो कि अटलांटिक कटक का एक भाग है। जो आपका आइलैंड बना हुआ है जो समुद्री तटीय क्षेत्र तक आया हुआ है, आइसलैंड, ये आपके मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है और इसे हम मध्य महासागरीय कटक भी कह सकते हैं। फिर है हमारा समुद्री टीला। समुद्र में भी टीले पाए जाते हैं। यह नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत होता है जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठा हुआ होता है किंतु महासागरों की सतह तक नहीं पहुंच पाता। अब जो टीले, आपने ये स्थल आकृतियां जब देखी होगी जो हमारे समुद्री धाराओं के द्वारा बार बार चट्टानों का जब निक्षेपण किया जाता है तो चट्टानी की जो एक क्षेत्र जो है, चट्टानी क्षेत्र, वो टूट कर क्या बन जाता है, एक नया खंबे के रूप का आकार ले लेता है। वो हमने पढ़ा था। ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, समुद्र के अंतर्गत अंदरूनी भाग में समुद्री तलों के ऊपर कुछ उठा हुआ भाग होता है किंतु महासागरों की सतह तक ये नहीं पहुंच पाता। समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये 3000 से लेकर 4500 मीटर तक ऊंचे होते हैं। एम्परर समुद्री टीला है जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह का विस्तार है। ये आप याद कर लीजिएगा इसके उदाहरण के तौर पर। एम्परर समुद्री टीला जो प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप समूह का विस्तार है और एक ये अच्छा उदाहरण है, इसी का एग्जाम्पल है समुद्री टीलों के रूप में एम्परर समुद्री टीला जो प्रशांत महासागर में स्थित है। अब है सबसे सपाट जलमग्न कैनियन। घाटियां जो होती हैं
देखिए, घाटियों का रूप जलीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा, जब नदियाँ अपरक्षण, इनका ढाल जब तेज होता है, ढाल हमने देखा था महाद्वीपीय ढाल, जब ये तीव्र ढाल अवस्था रहती है तो धीरे धीरे क्या करेगी, उसको तोड़कर एक आकार ले लेगी और एक गड्ढे का निर्माण करेगी, और यही जब खाइयों के रूप में आ जाती है तो घाटियों का रूप ले लेती है। ये गहरी घाटियाँ होती हैं, जिनमें से कुछ की तुलना कोलोराडो नदी की ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। कई बार ये बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर विस्तृत होकर महाद्वीपीय शेल्फ व ढालों को आर पार काटती नजर आती है। तो ये महाद्वीपीय शेल्फ व ढालों के आसपास तक भी ये पहुंच जाती है। ये जो घाटियां होती हैं, घाटियों का रूप ही होता है, जिन्हें हम जलमग्न कहते हैं, कैनियन कहते हैं। और इनके आर पार की जो क्षेत्र हैं, जैसे कि हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन है और गहरी घाटी है। हडसन नदी का जो गहरी घाटी क्षेत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन माना जाता है, और स्पेशली ये शेल्फ और ढालों के आर पार काटती हुई नजर आती है। शेल्फ जो हमने देखा था, ये आपके तटीय किनारों तक, महाद्वीपीय के तटीय किनारों से लेके आपके महाद्वीपीय ढालों के पहले वाला जो क्षेत्र होता है वो आपका शेल्फ कहलाता है, और तीव्र ढाल वाला क्षेत्र आपका महाद्वीपीय ढाल कहलाता है। तो उसको भी आर पार करती हुई ये नजर आती हैं घाटियाँ, जो उसको सपाट एक क्षेत्र में, क्योंकि जल का बहाव या समुद्र के जो जलीय क्षेत्र हैं उनके बहाव के आधार पर बार बार निक्षेपण से कई सारी आकृतियाँ बनती हैं। उनके प्रकारों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनकी स्तर और इनका स्थिति और इनका विस्तार बहुत ही ज़्यादा रहता है, और कई बार ये इनको अभी आर पार करते हुए नजर आती है। तो हडसन कैनियन हमारा विश्व का सबसे बड़ा और अधिक जाना माना कैनियन माना जाता है, जो कि सबसे सपाट जलमग्न है। फिर है निमग्न द्वीप, जो कि बीच में पाया जाता है समुद्र के। ये चपटे शिखर वाला समुद्री टीले हैं। ये चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनों की अवस्थाओं को बताते हैं और अवतलन के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होते हैं। अकेले प्रशांत महासागर में अनुमानतः 10,000 से भी अधिक समुद्री द्वीप या निमग्न द्वीप पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा, देखिए सबसे ज़्यादा आकृति आपको किस में दिखेगी, प्रशांत महासागर में ही दिखेगी, क्योंकि सबसे बड़ा, लगभग हम ये कह सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी वाला जो या विस्तार में जिसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो पाया जाता है वो प्रशांत महासागर का ही है। तो इसीलिए हमें सर्वाधिक स्थलाकृतियाँ जो भी हैं, और इसमें स्पेशली निमग्न तट जो है आपका, जो कि समुद्री टीलों के जैसा दिखाई देता है। देखिए इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, इसमें आपको जो समुद्र के बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसमें ये पाया जाता है, और स्पेशली ये जो तट है इनकी अवस्थाओं के आधार पर टापू द्वीप छोटे छोटे होते हैं, और ये लगभग सर्वाधिक आपके प्रशांत महासागर में ही उपस्थित है। अब है प्रवाल द्वीप। ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप हैं, जो कि गहरे अवनमन को चारों ओर से घेरे हुए होते हैं। ये समुद्र का एक भाग हो सकता है, या कभी कभी ये साफ खारे या बहुत अधिक जल या चारों तरफ से घिरे रहते हैं। तो जो आपकी प्रवाल भित्ति होती है, प्रवाल भित्तियों से मिलकर जो भी अवस्थाओं के बाद में जो द्वीप या छोटे रूप के आकार की स्थलाकृति बन जाती है वो आपकी प्रवाल द्वीप कहलाती है, जो अवनमन के चारों ओर पाई जाती है। जो आपका समुद्री क्षेत्र है उसके बीच वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, और ये बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। कई बार इनके आसपास आपको साफ जल या फिर खारे या बहुत अधिक जल भी दिखाई देगा, और ये इन्हीं से ही चारों ओर से घिरे हुए रहते हैं। फिर है महासागरीय जल का तापमान, टेम्परेचर। जैसे जैसे हम अवस्थाओं को पढ़ रहे हैं, महाद्वीपीय स्थलाकृतियों को समझ रहे हैं, तो उन पे भी कई सारी चीज़ें प्रभावित करेगी वहाँ की क्लाइमेट में के आधार पर। जब हम कहते हैं कि तापमान, आर्द्रता, जलवाष्प, ये सारी अवस्थाएं उसको प्रभावित करती है, उसी प्रकार जो आपके महासागरीय क्षेत्रों में जो स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं उनमें भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे प्रभावित करती हैं। तो इस खंड में विभिन्न महासागरों में तापमान की स्थानिक व ऊर्ध्वाधर भिन्नताओं के बारे में बताया गया है कि महासागरों के जल का जो टेम्परेचर है उसकी वजह से कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है, एवं ऊर्ध्वाधर भिन्नताओं के बारे में भी बताया गया है। महासागरीय जल भूमि की तरह सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होता है। स्थल की तुलना में जल के तापन व शीतलन की प्रक्रिया क्या होती है, आपकी धीमी होती है। तो जो स्थल की अवस्था है, आप देखिए जल आपको पता ही है, जल की अवस्था, ये जल जो है जल्दी से, देरी से गर्म होता है और देरी से ही आपका ठंडा होता है। तो ये जल की अवस्था है। तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ के टेम्परेचर में आपको ज़्यादा तापमान या शीतलन की प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से दिखाई देगी, और सौर ऊर्जा के द्वारा ये गर्म हो जाते हैं, वो आपको पता है। ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं जो हमने बहुत ही अच्छे से करी हमारे लास्ट चैप्टर्स में।
तापमान का वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये जो हमारे महासागर का जो टेम्परेचर है उसको जो प्रभावित करता है, उसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं कि जो हमारे और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जल की अवस्था, अगर हमें पता है कि जल देरी से ही गर्म होता है, देरी से ही ठंडा होता है, तो टेम्परेचर की जो परिवर्तन की अवस्था रहेगी वो बहुत ही धीमी रहेगी। ये आप अच्छे से समझ गए हैं। लेकिन ये परिवर्तन होता किन किन कारकों से है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो महासागरीय जल के तापमान के वितरण के आधार पर प्रमुख कारक, यहाँ से आपका एक बड़ा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है जिसमें हम ये कह सकते हैं, निबंधात्मक प्रश्न बन सकता है कि महासागर के तापमान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इस क्वेश्चन को आप एटलीस्ट 1 से 1.5 पेज में लिखिएगा और आज ही कोशिश कीजिएगा इसके बारे में लिखने की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपका क्वेश्चन इस बुक से जो इस चैप्टर से जो आपका क्वेश्चन बन सकता है, पहला ये और दूसरा आपका महाद्वीपीय सेल्फ से आप क्या समझते हैं। आई थिंक ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एक बार डिटेल से हमने समझ भी लिया है, तो एक बार अच्छे से उनको स्टडी करके और एक नोट्स बना के प्लीज़ इसको प्रैक्टिस में ले लीजिएगा। अक्षांश सबसे पहले प्रभावित करने वाले, तापमान के वितरण को प्रभावित करने में सबसे पहला कारक है आपका अक्षांश। ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर्य विकिरण की मात्रा, जो सौर विकिरण है आपका, उसकी घटने के कारण महासागरों की स्थिति में जलमग्न का तापमान विषुवत से ध्रुवों की ओर घटता चला जाता है। बिल्कुल जब हम ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये आपको भी पता है, टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो ध्रुवों की ओर जब हम बढ़ते हैं तो वहाँ पे जल का तापमान भी क्या होगा, आपका विषुवत से ध्रुवों की ओर यहाँ पे घटता हुआ दिखाई देगा। तो अक्षांशीय विस्तार के कारण ये तो बहुत ईजी है, हमने लास्ट धरातल के क्षेत्रों में भी पढ़ा था। फिर दूसरा है हमारा स्थल व जल का असमान वितरण। कहीं पे स्थल ज़्यादा है, कहीं पे आपके जल क्षेत्र ज़्यादा हैं। उत्तरी गोलार्धों के महासागर दक्षिणी गोलार्धों के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग हैं, क्योंकि स्थल क्षेत्र आपका उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पाया जाता है, ये मैंने आपको बता भी दिया, जिसकी वजह से स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करता है। तो जो आपका, क्योंकि स्थलखंड जो है, देखिए स्थल की अवस्था क्या है, जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, तो दिन के समय टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ पे पाया जाएगा, आपके स्थल खंडों में ज़्यादा पाया जाएगा। तो स्थल की अवस्था चूंकि उत्तरी गोलार्ध में आपके क्या है, धरातलीय क्षेत्र ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा ऊष्मा वो प्राप्त करते हैं दक्षिणी गोलार्धों की अपेक्षा। तो दक्षिणी गोलार्ध आपका ठंडा रहता है और उत्तरी गोलार्ध उसकी अपेक्षा थोड़ा सा गर्म रहता है। ये चीज़ आपको अच्छे से अब समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि हमने इस पर बहुत ही ज़्यादा चर्चा की है और एक एक पॉइंट को हमने अच्छे से समझा था। लास्ट चैप्टर में भी हमारी यही कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसको डिटेल से इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि पीछे की क्लासेस में यही सारी चीज़ें थी। आपको यहाँ पर कुछ डाउट रहता है और पीछे की क्लासेस आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। अदरवाइज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि पीछे की क्लासेस आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर हमने सारी चीज़ों पर बात की है। तो इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, और चूंकि एग्जाम हमारे नियर है, तो जो जो कॉन्सेप्ट हमारे बन रहे हैं उसके बेसिस पे हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं, और जो हमने पहले पढ़ लिया उसको मैं आपको बता दे रही हूँ। आप उन चैप्टर्स से गो थ्रू हो जाइए। स्थल व जल के असमान वितरण की उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को हमने अच्छे से समझ लिया कारण। फिर है हमारा सनातन पवने। देखिए पवने भी कई बार प्रभावित करती है, ये हमें अच्छे से पता है, क्योंकि पवनों से ही हमारा मानसून जुड़ा है, और मानसून का जल आता कहाँ से है, कहीं ना कहीं समुद्रों से आता है, महासागरों से। इन्हीं जलों के द्वारा ही जो जलीय चक्र बनता है, इसी से हमारा मानसून बनता है। तो सनातन पवने, स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पवने महासागरों की सतही गर्म जल को तट से दूर धकेल देती है, जिससे परिणाम स्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है और परिणाम स्वरूप तापमान में देशांतरीय अंतर आ जाता है। क्योंकि देखिए ये हमारा गर्म जल है, जल देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। तो नीचे वाला जो सतही जल होता है, सतही जल हमेशा ठंडा रहता है। तो जो पवने यहाँ पे प्रभाव डालेगी, पवनों के प्रभाव की वजह से ये जो जल होगा ये पीछे सरक कर ये जल क्या आ जाएगा, आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी ठंडा जल ऊपर आ जाएगा। तो ये टेम्परेचर में क्या कर देगा, बदलाव कर देगा, क्योंकि वहाँ पे जल के जो वाष्पीकरण की स्थिति रहेगी वो काफ़ी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि ठंडा जल जब ऊपर की तरफ आएगा तो वहाँ की वातावरण में भी इसका प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि इसकी अवस्था भी देरी से होने की है, गर्म या ठंडे होने की अवस्था। तो इसका प्रभाव देशांतरीय अंतर भी देखा जा सकता है। इसके विपरीत अभी तटीय पवनें गर्म जल को तट पर जमा कर देती है और इससे तापमान बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ाने और घटाने का कार्य भी ये पवनें करती है। फिर है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट महासागरीय धाराएं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
हालांकि इस पे हमारे ज़्यादा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बनते हैं, इस पे एक लेक्चर लिया जाए तो 2 घंटे का पूरा ये कॉन्सेप्ट है महासागरीय धाराएं। लेकिन हमारे 11th एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ही हम समझेंगे। महासागरीय धाराएं कैसे प्रभावित करती है, सबसे पहले हमने देखा तापमान को प्रभावित करने में अक्षांश की भूमिका, उसके बाद हमने देखा जो हमारी अक्षांश, फिर उसके बाद हमने देखा जल का असमान वितरण, स्थल का असमान वितरण, फिर हमारे पवनों द्वारा परिवर्तन, फिर हमारा आ जाता है महासागरीय धाराएं। गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। जहाँ कहीं पे भी आपकी गर्म धाराएं चलेगी वो वहाँ के ठंडे क्षेत्र के टेम्परेचर को भी बढ़ाने का कार्य करेगी, क्योंकि जब पवनें प्रवाहित होती है तो ठंडे जल को जब नीचे से ऊपर की तरफ ले आती है या गर्म जल को नीचे की तरफ ले जाती है और कुछ गर्म जल को ऊपर की तरफ लाती है, तो कई सारे बदलाव वातावरण में भी उपस्थित हो जाते हैं। तो इसी अवस्थाओं में क्या होता है, ये महासागरीय धाराएं ही ये कार्य करती है कि गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती है, जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्र में तापमान को घटा देती है। गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म जल धारा है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटों तथा यूरोप के पश्चिमी तटों के तापमान को क्या कर देती है, बढ़ाने का कार्य करती है गल्फ स्ट्रीम। जो अमेरिका का पूर्वी तट है और यूरोप का पश्चिमी तट है, इन दोनों के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। जैसे कि आपकी गल्फ स्ट्रीम है, ये आपका यूरोप का ये पश्चिमी क्षेत्र और ये आपका अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र। इसमें जो गल्फ स्ट्रीम धारा बहती है ये गर्म प्रकार की जल धारा है, लेब्राडोर धारा भी है, और यहाँ पे उपस्थित है गल्फ स्ट्रीम। ये जब धाराओं का प्रभाव रहता है उसको हम थोड़ा सा, अगर आपको डाउट रहता है तो हम इस कॉन्सेप्ट पे भी डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम धारा है, गर्म जल धारा है, ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिमी तट के टेम्परेचर को बढ़ाने में कार्य करती है, जबकि लेब्राडोर जो है वो ठंडी जल धारा है जो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटों के नज़दीक के तापमान को कम कर देती है। तो टेम्परेचर को घटाने और बढ़ाने में इन जल धाराओं का, महासागरीय धाराओं का बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जब हमने तापमान पढ़ा था तो एक कारक हमने ये भी देखा था लास्ट वाले चैप्टर में कि इन पवनों की स्थिति के बारे में जब हमने अवस्थाएं देखी थी, तो इन महासागरीय धाराओं का प्रभाव पवनों पर पड़ता है, जिसकी वजह से वातावरण का तापमान में भी बदलाव दिखाई देता है। जैसे कि गर्म जल धारा रहेगी वो वहाँ के टेम्परेचर को गर्म करने का कार्य करेगी, और ठंडी जल धारा है वहाँ के गर्म टेम्परेचर को पुनः एक हम ये कह सकते हैं तापमान को कम घटाने का भी कार्य करती है। तो जबकि लेब्राडोर की जो ठंडी जलधारा है वो उत्तरी अमेरिका व उसके उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्रों को नज़दीक के तापमान को कम कर देती है। ये सभी कारक महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानिक रूप से प्रभावित करते हैं। निम्न अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्री का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कम होता है। तो तापमान का जो बढ़ाव या चढ़ाव है, एक तो धाराओं के आधार पर स्थानिक रूप से प्रभावित कर देती है, और जो आपके निम्न अक्षांश हैं, उच्च अक्षांश कौन से होंगे, जो आपके 0 डिग्री इक्वेटर के पास वाले जो अक्षांश होंगे वो आपके उच्च अक्षांश कहलाएंगे, और ध्रुवीय वाले जो अक्षांश होंगे वो आपके निम्न अक्षांश कहलाएंगे। उच्च अक्षांश जो क्षेत्र है हमारा, निम्न अक्षांश जो 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य सागर ये इसके आसपास वाले निम्न अक्षांश, और ध्रुवों के क्षेत्रों को हम कहेंगे उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। तो महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानिक रूप से जो प्रभावित करते हैं, निम्न अक्षांशों में स्थित प्रविष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक रहता है। जो निम्न अक्षांशों के जलीय क्षेत्र पाए जाएंगे उनका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित समुद्रों का तापमान यहाँ पे कम रहता है, क्योंकि अक्षांशों का प्रभाव इन पर दिखाई देता है। और यहाँ पे यहाँ हम कह सकते हैं सूर्य की जो ऊष्मा है वहाँ पे बराबरिया है, सूर्य की सौर किरणें यहाँ पे कम पाई जाती हैं। तो उच्च अक्षांशों में आपको क्या दिखाई देगा, टेम्परेचर कम दिखाई देगा, और निम्न अक्षांशों में आपको टेम्परेचर ज़्यादा दिखाई देगा खुले समुद्रों की अपेक्षा। तापमान का ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण। अब जो हमारा गल्फ स्ट्रीम या जो जल धाराएं हैं, इन जल धाराओं को याद करने का कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं और कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे नेक्स्ट पॉइंट रहेंगे। एक बार हम इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं, फिर हमारे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो होंगे उसको हम डिटेल से हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।
तापमान का ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण, ये हमने लास्ट पॉइंट में भी देखा था जब हम स्थल घंटों की बात की थी। तो महासागरीय जल का तापीय गहराई का पार्श्व चित्र यहाँ दिखाई देता है। बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान कैसे घटता जाता है। महासागरों के सतही जल व गहरी परतों के बीच सीमा क्षेत्र को दर्शाता है। यह सीमा समुद्र सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होती है एवं कई 100 मीटर तक गहरी होती है। यह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है, ताप प्रवणता का कहा जाता है, जिसे हम थर्मोक्लाइन भी कहते हैं, जिसे ताप प्रवणता कहा जाता है, जहां टेम्परेचर में गिरावट आना शुरू हो जाता है समुद्री क्षेत्रों में। जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे पाया जाता है। तो जो आपका 90% जो जल है वो आपका आयतन के आधार पर, महासागरीय का जो जल है वो आपका 90% जल इसके थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। इस क्षेत्र में तापमान क्या रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो जैसे जैसे आप गहराई की तरफ, नीचे समुद्र तल की गहराई की तरफ जाएंगे, तापमान आपको कम दिखाई देगा। और थर्मोक्लाइन के बाद 90% जो जल है वो थर्मोक्लाइन के बाद ही पाया जाता है और स्पेशली इसमें 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो महासागरीय जल नीचे से आपका 100 से 400 मीटर के बाद वाली जो अवस्था रहती है वहाँ आपका जल बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जिसका टेम्परेचर होता है। ये अवस्था आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारा सागरीय जल का टेम्परेचर है वो 100 से 400 मीटर जब नीचे प्रारंभ होता है तो इसका आयतन जो है लगभग 90% जलीय क्षेत्र का आयतन वो आपका थर्मोक्लाइन के नीचे का ही हिस्सा रहता है, जो लगभग 0 डिग्री टेम्परेचर पर उपस्थित है। मध्य एवं निम्न अक्षांशों में महासागरों के तापमानों की संरचना को सतह से तली की ओर 3 परतों वाली प्रणाली में समझाया जा सकता है। पहली परत जो गर्म महासागरीय जल की होगी, जो सबसे ऊपर की परत होगी, लगभग 500 मीटर की होगी, यानी ये महासागर की परत है, ये 500 मीटर की जो परत रहेगी वो आपकी गर्म रहेगी। क्लियर है। फिर उसके बाद जो आपका तापमान यहाँ पे लगभग कितना होगा, 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। फिर उसके बाद जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं उनमें परतें पूरे वर्ष उपस्थित रहती है ऐसी परतें, जबकि मध्य अक्षांशों में ये केवल ग्रीष्म ऋतु में ही विकसित होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु की अवस्था में सूर्य की उष्मा ज़्यादा प्राप्त होगी, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर वो रहेगा आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऊपरी महासागर का रहेगा। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये अवस्था आपको पूर्ण वर्ष भर दिखाई देगी, क्योंकि 0 डिग्री जब हम बात करते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और यहाँ पे जितने भी समुद्री क्षेत्र उपस्थित हैं वहाँ पे आपको टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की ITC-Z की अवस्था जो है वो ये उपस्थित रहती है। ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है। दूसरी परत जैसे तापमान प्रवणता पर परत कहा जाता है, जैसे थर्मोक्लाइन पहली परत के नीचे स्थित होती है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ साथ तापमान में अचानक से गिरावट आती है, और यह थर्मोक्लाइन की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक की होती है। तो जो अवस्था आपकी 500 यहाँ से लेके 1000 मीटर तक की जो अवस्था है वो आपकी थर्मोक्लाइन अवस्था है। तीसरी परत बहुत ही अधिक ठंडी होती है तथा गंभीर महासागरीय तली का विस्तृत होती है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक व्रतों में सतही जल का तापमान 0 डिग्री के सेल्सियस के निकट होता है, और इसकी गहराई के साथ तापमान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है, सतह से गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत रहती है। तो तीसरी तली आपकी जो थर्मोक्लाइन के 1000 मीटर के बाद की जो अवस्था रहती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे शुरू हो जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहती है। ये आर्कटिक और अंटार्कटिक वर्तों की सतहों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या रहता है, वैसे भी शून्य की तरफ रहता है, क्योंकि उच्चावच की जब हम उच्च की स्थिति की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमारा धरातलीय अवस्थाओं में भी टेम्परेचर कम हो जाता है। तो समुद्री अवस्थाओं की जब बात की जाती है, पहली परत आपकी 500 मीटर की होगी जो बहुत गर्म रहेगी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्ष भर ये अवस्था रहेगी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बाकी के क्षेत्रों में ये ग्रीष्म ऋतु में इसका तापमान क्या रहेगा, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगी, थर्मोक्लाइन का क्षेत्र आ जाएगा 1000 तक, तो 1000 की जो अवस्था थर्मोक्लाइन की रहती है वो एवरेज रहती है, और उससे भी ठंडी अवस्था जो रहती है, जो नीचे 0 डिग्री अवस्था को शुरू कर देती है। ये अवस्था आपकी थर्मोक्लाइन के बाद की अवस्था से जब शुरुआत हो जाती है, ठंडे क्षेत्र तो वो होते ही हैं, लेकिन -0 डिग्री सेल्सियस में जब तापमान चला जाता है वो 1000 के नीचे की अवस्था रहती है, जिसे हम गंभीर महासागरीय तली कह सकते हैं।
महासागरों की सतह का जल औसत तापमान लगभग 27 डिग्री से होता है और यह विषुवत वर्त के आधार पर वर्त से थोड़े ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान की घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री से होती है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जैसे आपका अक्षांशों का तापमान घटता है वैसे ही आपके प्रति अक्षांश पर 0.5 डिग्री सेल्सियस में कमी दिखाई देती है और औसत तापमान आपका 20 डिग्री अक्षांशों से लगभग 22 डिग्री अक्षांश और 40 डिग्री अक्षांशों से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक 40 अक्षांशों में आप ये कह सकते हैं कि जो ध्रुवों की अवस्थाओं में जैसे जैसे जाएंगे वहाँ आपका 0 डिग्री होता जाएगा। उत्तरी गोलार्धों के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्धों की अपेक्षा अधिक होता है क्योंकि स्थलखंडों का भाव यहाँ पे ज़्यादा है, तो वो क्या कर देते हैं, तापमान को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उच्चतम तापमान विषुवत पर नहीं बल्कि उसके कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान 19 डिग्री से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ये आपका समुद्री या महासागरीय टेम्परेचर औसत एवरेज जो निकाला गया है। यह भिन्नता उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में स्थल व जल के असमान वितरण के कारण होती है और महासागरीय सतह के तापमान के स्थानिक प्रारूप को भी दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो है आपकी समवर्षा रेखाएं, समदाब रेखाएं, टेम्परेचर के आधार पर महासागरीय क्षेत्रों में जो आपकी रेखाएं बन रही है और स्पेशली आपका जो 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपरी वाले जो समुद्री क्षेत्र हैं यहाँ पे आपको टेम्परेचर नीचे के महासागरीय टेम्परेचर से ज़्यादा दिखाई देगा क्योंकि स्थलखंडों का यहाँ पे प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। और साथ ही साथ जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ ही जाएंगे तो बढ़ेगा 0 डिग्री ऊपर की तरफ। एग्जैक्ट यहाँ पे वार्षिक तापांतरण कितना रहता है, 19 डिग्री से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास। क्लियर है? यह तथ्य भली भांति जाना जाता है कि महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है क्योंकि वे सूर्य की उष्मा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं और उष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की क्रियाओं के द्वारा पारित की जाती है। तो संवहन यानी संवहन धाराएं आपको पता है जो ऊर्ध्वाधर रहती है, तो नीचे की अवस्थाओं की वजह से संवहन की अवस्थाओं के कारण क्या होती है, उष्मा प्रक्षेपित की जाती है नीचे के क्षेत्रों में। तो परिणाम स्वरूप गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है। लेकिन तापमान के घटने की यह दर सभी जगह समान नहीं होती। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है तथा इसके बाद तापमान की घटने की दर कम होती जाती है। तो जो जैसे जैसे अवस्थाएं रहेगी वैसे वैसे टेम्परेचर में बदलाव आएगा। लेकिन जैसे ही 200 मीटर की गहराई से तापमान तो तेजी से कम होगा, लेकिन उसके बाद की इसकी गति जो होगी वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, क्योंकि नीचे का जो टेम्परेचर है वो भी इसको प्रभावित करेगा, इसकी सतह वाला टेम्परेचर। क्लियर है? यानी मिडल में हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम महसूस किया जा सकता है। तो अभी तक जो हमने सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट पे बात की, जो हमारा महासागरीय धाराओं का अभाव था या महासागरीय प्रभाव जो हमें दिखाई दिया, तो हमने ये देखा कि जो महासागरीय क्षेत्र में टेम्परेचर का भी रोल बहुत बड़ा रहता है। तापमान जो है आपका ऊपरी क्षेत्रों में गर्म रहता है, बीच वाले क्षेत्र में एक ठंडा सतह पाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसके टेम्परेचर 200 मीटर की गहराई तक जाते हैं वहाँ आपका थर्मोक्लाइन वाली स्थिति आ जाती है जो 1000 तक रहती है। यहाँ ठंडी अवस्था होती है और उसके नीचे के बाद वाली अवस्था 0 डिग्री सेल्सियस पर रहती है। और देन टेम्परेचर में जो गिरावट आती है वो एक तीव्र गति से आती है, लेकिन 200 मीटर के बाद जो ये गति है वो कम हो जाती है क्योंकि नीचे की सतह का टेम्परेचर भी ऊपर वाली सतह को प्रभावित करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, जैसे हमने पार्थिव विकिरण में समझा था, जैसे हमने धरातलीय क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को देखा था। तो यही सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ लिया था उसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब महासागरीय जल की लवणता का कारण, इस टॉपिक को अगर हम देखें, लवणता का कारण मैंने आपको एक समझाने का कोशिश किया था। जो जल वाष्प की अवस्था रहती है कहीं ना कहीं वो बेसिक कारण होता है। लाल सागर फारस की खाड़ी में कितना लवणता पाई जाती है, टोटल लवणता है। इतना डिटेल से ये नहीं पूछा जाता कि किन क्षेत्रों में कितनी लवणता है, ये थोड़ा सा डिटेलिंग वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड हम इसे नहीं मान सकते ना, यहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप होगा। सो एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है कि महासागरीय लवणताओं के कितनी क्वांटिटी यहाँ पे पाई जा सकती है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। चाहे वर्षा का जल हो या महासागरों का, प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवणता घुले हुए होते हैं। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। क्लियर है? इसका परिकलन 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम की मात्रा से किया जाता है। इसे प्राय प्रति 1000 भाग % पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कितने क्वांटिटी में पीपीटी में दर्ज किया जाता है, जो यानी 1000 किलोग्राम की जो अवस्था रहती है उसमें घुले हुए नमक की मात्रा के आधार पर क्वांटिटी निकाली जाती है। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है।
24.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना जाता है। यानी जो लवणता 24.7% से ज़्यादा रहेगी वो आपके खारे जल को सीमांकन करने में भूमिका निभाती है। तो एवरेज आपका कितना है? 24.7%। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, इन पॉइंट्स को देखेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि जो जो चीज़ें हमने की है उसका डिटेलिंग एक बार आप समझिएगा। आपको महासागरीय धाराओं से कोई कॉन्सेप्ट में है, मुझे लगता है एक बार उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि महासागरीय धाराएं यहाँ पे पॉइंट आया है। एनसीईआरटी की यही खासियत है, वो चीज़ों को बहुत छोटा करके बता देती है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 11th तक इसी चीज़ें रखी जाएगी। लेकिन मैं एक थोड़ा सा टारगेट थोड़ा हाईली लेवल पर लेके चल रही हूँ कि हम उस कॉन्सेप्ट पे क्या करें, थोड़ी ज़्यादा चर्चा कर ले जो इंपॉर्टेंट है हर तरीके से। यहाँ अगर आपको महासागरीय धारा दी रखी है, एक छोटा सा पैराग्राफ एक्सप्लेन किया है, हम उस पर डिटेल से थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको महासागरीय धाराएं समझाऊंगी और फिर हम इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे महासागरीय लवणता की तरफ। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए एंड अच्छे से स्टडी कीजिए, मोटिवेटेड होकर स्टडी कीजिए, इसी से आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपने आप को बूस्टअप रखना ही एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, क्योंकि एंड तक हर बच्चा जाने की कोशिश करता है। सफलता सबको नहीं मिल पाती। आज आप कंपटीशन के लेवल में लाखों की संख्या में गैदरिंग देखते हैं, लेकिन टॉपर 1 या 2 बच्चे ही क्यों होते हैं? इसका कारण ये है कि कंटिन्यूटी के साथ और फुल्ली बूस्टअप और फुल्ली एनर्जी के साथ उन्होंने अपनी स्टडी पे फोकस रखा, हारे नहीं, वो थके नहीं, जब तक उन्होंने अपनी मंजिल को नहीं पा लिया। तो यही स्ट्रेटेजी आप भी अपनी लाइफ में लेके चलिए। सो इस क्लास को आज यही विराम करते हैं, मिलते हैं हम इसी अगली क्लास में। टेक केयर, बाय।